देखिए तो यहाँ पे क्या करते थे हम लोग, एक्सेलरेशन की बात हो रही थी, है ना, m1 a1। अब यहाँ क्या करोगे, ध्यान से देखो, अगर ये डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, है ना। m1 की हमेशा क्या सिखाया था मैंने, जिसका मास ज्यादा उसी की चलेगी, जिसकी वजह से मोशन हो रहा है तो एक पॉजिटिव हो जाएगा और एक नेगेटिव हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो फॉर्मूला कैसा दिखेगा, ACM का फॉर्मूला ऐसा दिखेगा, m1 a1 माइनस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, वेरी गुड। बहुत तेज हो रखे हैं यार ये सब, बस इतना ही आता है लेकिन, है इसके आगे क्या करेंगे। अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, नहीं तो निकाल ही नहीं पाएंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, जब कनेक्टेड सिस्टम होता था, कनेक्टेड सिस्टम क्या सिखाया था मैंने, जब दो लोग बंधे हुए हैं तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, दोनों का कंबाइंड सेम होगा। सुनो ध्यान से, तो ऐसे सिखाया था मैंने, एक ब्लॉक है और दूसरा ब्लॉक, उनका मास कुछ भी हो, जब अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इधर से, अगर हम इसको खींच रहे हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन m1 m2 का सेम होगा, क्योंकि स्प्रिंग क्या करता है, बिना किसी चीज के पूरा फोर्स ट्रांसफर कर देता है और दोनों कनेक्टेड साथ में चलेंगे, तो दोनों का कंबाइंड एक्सेलरेशन a होता है। अब यहाँ पर जो a1 a2 है, मैं ये कह सकता हूँ कि a1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ a2 वेक्टर, और दोनों की वैल्यू अगर बराबर, मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन साइन अपोजिट है, इसका मतलब मॉड ऑफ a1 वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ a2 वेक्टर इज इक्वल टू a ले सकता हूँ मैं, बिल्कुल ले सकता हूँ। इसका मतलब सिस्टम का जो आपका एक्सेलरेशन है वो a है, तो यहाँ पर क्या चेंज आएगा, ये बन जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये जाएगा a वेक्टर, होगा ना भाई, मॉड लिखा था ना, जब मॉड हटाऊंगा तो यहाँ पे a वेक्टर आएगा कि नहीं आएगा, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। माइनस साइन मैंने लिया है तो मैंने पूरा प्रॉपर वेक्टर में लिखा हुआ है, a1 की वैल्यू प्लस a वेक्टर और a2 की वैल्यू माइनस a वेक्टर, तभी तो ये माइनस साइन आया, फिर a को कॉमन ले लिया तो a वेक्टर बाहर आ जाएगा। अब तुम्हें a सॉल्व करना है, a कैसे करोगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से। नहीं, थोड़ा गलत हो गया, क्या होगा, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 है, g भी तो आएगा, g के टर्म में सॉल्व करोगे ना। देखो ध्यान से, एक के लिए माइनस mg हो जाएगा और एक के लिए प्लस, इसीलिए m1 देखो, इसके लिए माइनस होगा, इसके लिए प्लस होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 माइनस m2 और बाहर क्या आ जाएगा, g वेक्टर अपॉन, अब यहाँ पर m1 प्लस m2। अब इसको उठा के यहाँ पुट कर दोगे तो तुम्हें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, a की जगह पुट करोगे ना इसको, तो यू विल गेट ACM इज इक्वल टू, यही एक स्क्वायर लगा दे, क्या यहाँ g लिख देंगे, जगह बच जाएगी। चलो ठीक है, तो ये हो गया तेरा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। कैसे निकाला, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से निकाला, बहुत सिंपल है। वैसे नीचे जो फोर्स लग रहा है उसी के अपोजिट चल रहा है, इस पर माइनस ऑफ mg हो जाएगा इस केस में, और एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस ऑफ g, ठीक, ऊपर की तरफ, और ये g से नीचे जा रहा है, g से नीचे जाएगा और a से ऊपर जाएगा, तो यहाँ से जब करोगे तो m1 प्लस करते थे ना, तो यहाँ पर प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। जिसको नहीं आता वापस से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ लेना, ठीक है, करा चुके हैं, वहां पर टाइम वेस्ट होगा। तो ये करके इसमें पुट करोगे, a की वैल्यू पुट करो, देखो ध्यान से, ये दोबारा रिपीट हो रहा है, यानी कि होल स्क्वायर आ जाएगा और बाहर a की जगह क्या आ जाएगा, g आ जाएगा, तो फाइनल आपका लिखिएगा, यही लिख दिया क्या, तो ACM will be equal to m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इनटू g, ठीक है, ये इसका आंसर है इन वेक्टर फॉर्म। मैंने किसमें लिखा, वेक्टर, मैग्नीट्यूड में क्या होगा, ये वेक्टर हटा देना, बस खत्म, ठीक, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट करें, लास्ट क्वेश्चन बिफोर स्टार्टिंग न्यू टॉपिक। लास्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, कोलिजन, ठीक है। डन, आगे बढ़ जाएं, लिखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, इन अ ग्रेविटी फ्री रूम, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स वहां नहीं लग रहा है, a man of mass m1 is standing at a height h above the floor, he throws a ball of mass m2 vertically downward, नीचे की तरफ फेंक रहा है, with a speed of u, find the distance of the man from the floor when the ball reaches the ground। ये क्या बोल दिया, तुम सोच रहे थे कि बॉल चल रही है, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ भैया आदमी कितनी दूर तक गया, है ना, नहीं जज्बात नहीं बदले, तुमने ध्यान नहीं दिया, जहां पर ग्रेविटी फ्री होता है तो जितना फोर्स तुम जिस बॉडी पे लगाओगे उतना ही तुम पे भी तो लग रहा है, तो जब तुम यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड में हो तब तक तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि तुम्हें स्टिक कर रखा है ना जमीन से, ठीक।
अब लेकिन जब तुम यहाँ पर बॉल पे लगा रहे हो, तुम पे भी लग रहा है, कोई अपोजिशन फोर्स नहीं है, तुम्हारी बॉडी पर सिर्फ एक ही फोर्स है, जो बॉल पर तुमने लगाया था उतना ही फोर्स तुम पे लग गया। तो जैसे बॉल आगे जाएगी वैसे तुम भी पीछे की तरफ जाओगे नहीं जाओगे? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, समझ में आया? तो लोग सोचते हैं स्पेस में जाएंगे, एक लात मारेंगे प्लेनेट को और उसके बाद जो है चले आएंगे। तो एक्चुअली उस केस में होगा क्या कि तुम भी नहीं मिलोगे फिर किसी को, अगर तुम्हारे पास सूट नहीं है जिसमें कि वो ऑयल होता है जिससे कि स्प्रे कर करके अपना डायरेक्शन बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए कोई किसी को धक्का नहीं मारता है, क्योंकि किसी को धक्का मार दिए वो गए, गायब हो गए, मिलेंगे ही नहीं। क्योंकि देखो कोई भी चीज स्पेस में क्या होता है, स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है। ठीक है, प्लैनेट्स के बीच में होता है। तो ये तो पिक्चर्स कई दिखाई गई हैं, काफी अच्छी, हॉलीवुड वाले ने काफी अच्छा बनाया है। ठीक है, इंसेप्शन एक मूवी है ना, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज बनी है। नहीं है? अरे एक इंसेप्शन भी पापा, एक ही मूवी है क्या? इंटरस्टेलर बहुत, इंटरस्टेलर समझ ही नहीं आती लोगों को, सबसे बड़ी बात तो ये। अरे मुझे भी आ गई भाई, इतने दिमाग है, मतलब उसमें बोरिंग टाइप की, वो भी बहुत ज्यादा साइंटिफिक है। तो कुछ लोग कहते हैं क्या चल रहा, पता नहीं क्या चल रहा, छोड़ो, मेरे समाज की बात है ना। सीमा भाभी दिखेंगे और खुश रहेंगे, इंटरस्टेलर कौन देखेगा, है ना? शौर्य के लिए था स्पेशली ये हमारे शौर्य हैं, वो काफी इंस्पिरेशन देते हैं। मेरे भी घर वाले देखेंगे। इंस्पिरेशन क्या लेते हैं ये भी सुनो यार। पबजी में ट्रेनिंग लेते हैं आर्मी में जाने की, पूरी बात तो सुनो यार, तुम पहले ही गलत भावना में चले गए। चलो इंस्टाटेलर, आज ये लड़का जो है काफी काम आ रहा है मेरे, ये हॉलीवुड मूवी देखता है आदित्य। ठीक है, तो उसके अंदर क्या दिखाया गया है, यही चीज है सिंपल, कि एस्ट्रोनॉट को क्या होता है, अगर आप कोई भी फोर्स लगा के छोड़ दोगे तो फिर क्या होगा, इन्फिनिटी तक वो जाता जाएगा, क्योंकि कोई भी फोर्स है नहीं, अपोजिंग फोर्स नहीं है। जब एयर नहीं है तो एयर फ्रिक्शन नहीं होगा, कोई एयर मॉलिक्यूल तो है नहीं, और कोई और फोर्स लगाने वाला है नहीं, तो क्या होगा, जब तक कोलिजन नहीं होगा तब तक वो स्ट्रेट लाइन मोशन करता रहेगा। ठीक है, इसीलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें आ जाते हैं। ये कह रही थी कि सर पढ़ा दो, है ना? तो ये बात ये हो गई कि जब ये लगाएगा फोर्स बॉल के ऊपर, तो उसके ऊपर बॉल भी फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो वो आदमी बनाना पड़ेगा, तो है ना, आदमी बना देते हैं। अब वो बाय कर रहा है, तो क्या वो दोबारा मिलेगा नहीं ना? अरे ये अलग सिस्टम है, जो एलियन है ना, इसके 3 ही उंगलियां है, वो क्या दिखाएगा? तो बॉल का मोशन अगर इस साइड है तो ठीक है, अपोजिट ही होगा। तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा उसकी बात है। तो मान लेते हैं कितना, लेट एक्स डिस्टेंस, अरे अब कर लो भाई, हो गया मैं, तो वो x कितना होगा वो निकालना है। कैसे करेंगे, चलिए कुछ इक्वेशन बनाइए। ठीक है, एक सिस्टम मान लो, सबसे अच्छा तरीका तो वही है, अभी तो सीख के आ रहे हो। अब इस केस में, अच्छा इसमें वर्टिकली बोला था, पहले हॉरिजॉन्टल बना दिया, इसको फिर से नीचे करना पड़ेगा, है ना? ये भाई साहब का एरो बदलना पड़ेगा, ये भाई साहब ऊपर जा रहे हैं, अगर बॉल नीचे आ रही है ना, बॉल का मोशन क्या, इनके हाथ से बॉल नीचे कैसे जाएगी? चलो ठीक है, इनका मोशन समझ में आ गया ना? अरे कोई ड्राइंग क्लास थोड़े ना, चलो करो। तो सबसे पहले जितना टाइम बॉल को नीचे आने में लगेगा उससे हम लोग निकाल सकते हैं कुछ। करो, ट्राई करो, थोड़ा बहुत गलत करो, फिर हम करते हैं शुरू। सब हम ही कर देंगे, तुम्हारा दिमाग क्या करेगा? सिंपल वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन के केस में इनिशियल वेलोसिटी अगर u होगी तो बॉल कितना टाइम लेगी नीचे आने में? ये तो सिंपल, आपको वर्टिकल मोशन पता है ना। तो मैं मैन को भूल जाओ, तुम बॉल की बात करो, बॉल नीचे की तरफ आ रही है, मैंने कहा आप बताओ t डिसेंट कितना होगा? ये तो सिंपल फॉर्मूला है आपके पास। क्या होता है? h अपॉन u, h अपॉन u क्या हो जाएगा? h अपॉन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द ग्राउंड। अब यहाँ पर अगर लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो क्या होगा, जो स्पीड ऑफ मैन होगा वो कैसे निकालेंगे? अगर हम मानते हैं मास ऑफ मैन m1 है, तो यहाँ पहले कुछ चीजें दी हुई हैं, तो बाई कंजर्वेशन ऑफ, अब अच्छे से करना, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मैंने कैसे किया, स्टेप 1 समझा देते हैं फटाफट। मैंने सिखाया था, जब अगर हम लोग कोई भी 2 बॉडी है उनको एक सिस्टम मान लेंगे तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स होगा वो इंटरनल फोर्स बन जाएगा।
यही तो सिखाया था ना कि अब देखो ध्यान से, मैन बॉल पे लगाता है या बॉल मैन पे लगाता है, ये इंटरनल फोर्स हो गया क्योंकि हमने मैन और बॉल को एक सिस्टम मान लिया। तो यानी कि कह सकते हैं कि अगर मास ऑफ मैन कितना है m1 और उसकी वेलोसिटी ऑफ मोशन अगर मान लेते हैं v है, और हमने कहा कि मास ऑफ बॉल कितना है m2 और उसकी वेलोसिटी ऑफ मोशन u है, तो दोनों इक्वल टू हो सकते हैं। अरे फाइनल इनिशियल वाली बात हो गई, ये आप सिस्टम का मानोगे, ठीक। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ v इज इक्वल टू m2u अपॉन, देखो ध्यान से, हमने किसका वेलोसिटी ऑफ, भाई साहब किस स्पीड से ऊपर जा रहे हैं पता चल गया हम लोग को, कितना है v इज इक्वल टू m2u अपॉन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब स्पीड पता है, टाइम मुझे यहां से पता चल जाएगा, तो डिस्टेंस नहीं निकाल लेंगे, सिंपल 9th वाला फॉर्मूला लगा लो यार। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन फ्रॉम हाइट, मैंने कहा हाइट s से वो ऊपर कितना गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू v इंटू टी, v ऑलरेडी निकाल लिया और t हमारे सामने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। क्या बोला तुमने, m1 m2h अपॉन m1, ठीक है, वेरी गुड। क्या जाएगा m2h अपॉन m1। अब अच्छा मैंने पूछा तुमसे, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द फ्लोर, तो इसका मतलब ये जो तुमने निकाला ये हाइट s से निकाला, तो इसका मतलब फ्लोर से कितना h ऐड कर दीजिए इसमें, और क्या करना है ना। तो फ्रॉम द फ्लोर में क्या आ जाएगा 2h, अरे भाई मतलब एडिशन कर देंगे सब, नहीं कोई बात नहीं, कंफ्यूज हो h plus h 2h कैसे समझाओ पहले, तुम्हारा अलग h plus h 2h ही होता है, h plus h2h। मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया कि मल्टीप्लिकेशन 2 कर देंगे, बट इसको ऐड कर देंगे। करना क्या है मुझे ये बताओ, एडिशन क्या ऐड करेंगे, h की वैल्यू h की वैल्यू कहाँ निकाली हम लोग, हमने h की वैल्यू निकाली। अच्छा तुमने ये मान लिया कि यहाँ h इक्वल टू vt लिखा हुआ है, ये लिखो, पढ़ो इसको जरा, क्या लिखा है पढ़ो, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। क्या है ये, डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन फ्रॉम हाइट, तो कह रहे हैं कि हाइट जहाँ वो भाई साहब खड़े हैं उससे ऊपर कितना गए, ये डिस्टेंस है ना, तो वहां से ऊपर कितना गए हुए vt, vt की वैल्यू कितनी आई m2h अपॉन m1, यानी कि वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जो कि h हाइट के ऊपर गए। अब फ्लोर से कितना गए ऊपर, सर तो फ्लोर से h दूरी पर थे वो, बॉल ने जब रीच किया ग्राउंड को तो उसने उतना ही डिस्टेंस कवर किया होगा ना जितना वो ऊपर उठ गया होगा। नहीं फोर्स अपना इक्वल, अरे भाई फोर्स ठीक है, लेकिन भाई साहब का मास ज्यादा हो तब, अभी मोमेंटम से ये वही पड़ी हुई है, जैसे इसने बोला था कि जो गन का वेलोसिटी है और वहीं पर है ये भी, ये अभी तक वही काहे ही, तुम जहां पर मोमेंटम काम कर रहा है वहां तुम फोर्स ले काहे घूम रही हो, है तुमसे हमने कहा था कट्टा लेके तुम लोग तोप लेके चल जा रहे हो। भाई आदमी को सिर्फ डराना है, उसको मारना नहीं है, तुम तो एकदम खल्लास करने पे लगी हो। सिंपल सी बात है, अगर दो लोग हैं, एक 50 किलो का आदमी है और एक 20 किलो का आदमी है, माना कि 2 न्यूटन का फोर्स दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं, तो एक चीज तुम मुझे कॉमन सेंस बताओ जरा, 50 किलो वाला भी उतनी दूरी तय करेगा जितना आपका 2 किलो वाला करे, 20 किलो वाला करेगा, तो कॉमन सेंस भी अगर आप लगाएंगी तो बॉल और मैन, थोड़ा तो इज्जत रखो भाई साहब की, खाते पीते घर का है, तो अगर डिस्टेंस करेगा भी तो इक्वल नहीं करेगा, ठीक। एक कॉमन सेंस ये हो गया। अगर वो कॉमन सेंस नहीं आता तो ये वाला कॉमन सेंस ये कहता है कि हाइट h पर ऑलरेडी मैन था फ्लोर से, भैया ये दूरी h है, ठीक है, यहां से वो कितना गया m2h अपॉन m1, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी यार, सिंपल h ही तो ऐड करना है, और तुम 2h लिए चली आ रही हो, फिर ये क्यों किया हम लोग ने इतनी मेहनत, सीधे 2h लिख देते, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाती है, ठीक है सत्यम, हो जाता है ना ऐसा गलती, तुम्हें तो आ ही रहा है समझ में, तो मतलब क्या लिखते हैं यहाँ पर, आसान तब जाता है जब खुद कुछ आए, ठीक है। चलिए देखिए, इतना तो है कि तुम पूछ ले रही है, तुम तो पूछ ही नहीं रहे गुरु, तुम्हारा क्या हो कालिया। चलो देखो कोई नहीं, तो डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम फ्लोर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू m2h अपॉन m1 प्लस
एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, वी विल गेट M2H प्लस, ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चे, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ जाएं, कर लो, नोट कर लो। कुछ और बता दें? चलो ठीक है, अब फिर लड़ाई कर लेते हैं ना, कोलिजन होगा दो लोग के बीच में। हेडिंग डालो कोलिजन, ठीक है। लिखिए, इम्पैक्ट और कोलिजन इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज, और कोलिजन इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, इंटरेक्शन होता है तो कांटेक्ट तो मेक करेंगे ही दोनों। नीचे देखो, यहाँ पर एनिमेशन में कांटेक्ट मेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ठीक है, एक देखो, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, एक स्फीयर रेस्ट पर है, और दूसरा स्फीयर आके उसको हिट करता है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है देखो, वो रिबाउंड होके पीछे की तरफ ही जा रहा है, और वो दूसरा वाला रेस्ट पे था, उसका स्टेट ही चेंज कर दिया। तो ये क्या है, इंटरेक्शन ही हो रहा है दो बॉडीज के बीच में। ठीक है, आगे लिखिए, ड्यूरिंग वेरी स्मॉल ड्यूरेशन, ड्यूरिंग वेरी स्मॉल ड्यूरेशन, इंटरेक्शन जो होगा वो बहुत ही छोटे ड्यूरेशन के लिए होगा। वेरी स्मॉल ड्यूरेशन, ठीक है। आगे लिखिए, इन विच दे exert large amount of force on each other, large amount of force। आई थिंक ये बेस्ट सुटेबल कंडीशन है इम्पल्स वाली, है ना। ऑन होगा वो, ऑन ईच अदर। लेकिन अगर दोनों को सिस्टम ले लेंगे तब तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा। अगर इंडिविजुअल देखेंगे तब तो इम्पल्स दिखेगा, लेकिन अगर सिस्टम ले लेंगे तो, ठीक है। आगे लिखिए, these forces are so large, these forces so large as compared to other external forces, as compared to other external forces, acting on either of the bodies ठीक है, that the effect of latter can be neglected, that the effect, मतलब इतना लार्ज फोर्स लग रहा है कि बाकी के जो छोटे मोटे फोर्स हैं उनको हम निगलेक्ट कर देते हैं उस समय। ठीक है, that the effect of latter can be neglected। ठीक है, हम बता रहे हैं कुछ चीजें आपको। ठीक है, एग्जाम्पल का तो लिखवाएंगे नहीं क्योंकि इतना जरूरत नहीं है, नॉलेज के लिए बता देते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड साहब ने। ठीक है, अल्फा पार्टिकल जब पास होता है किससे, गोल्ड के न्यूक्लियस से, है ना। तो उसमें आप देखोगे कि दोनों जो डायरेक्शन है उनका मतलब जब वो इंटरेक्ट करते हैं उसका डिफ्लेक्ट हो जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, डिफ्लेक्शन उसमें ऑब्जर्व होता है। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है,
डायरेक्शन आपकी क्या है दोनों की चेंज हो जाएगी। जैसे देखो इधर से आ रहा था, इसकी डायरेक्शन देखो डिफ्लेक्ट होके अपोजिट हो गई, अब वो रेस्ट पे था उसकी एक डायरेक्शन क्रिएट हो गई। तो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, जब डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जिस डायरेक्शन में आप मोशन कर रहे हो आफ्टर द इंटरेक्शन आपकी डायरेक्शन अगर बदल जाती है, इसका मतलब आप क्या कहलाओगे, डिफ्लेक्टेड बॉडी कहलाओगे। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन का मतलब होता है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन और चेंज इन वेलोसिटी, दोनों चीज को डिफ्लेक्शन कहा जाएगा। अच्छा एक केस में बता रहा हूँ डिफ्लेक्शन का, दूसरा केस जैसे मान लो एक बॉडी आ रही थी विद v1 वेलोसिटी, उसने कोलाइड किया या इंटरैक्ट किया विद सम अदर बॉडी, इसका मास कुछ भी हो सकता है, मान लो इसको m1 मान लो इसको m2, ये रेस्ट पे था, ये रेस्ट पे था। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, अभी क्या है ये v इक्वल टू 0 पर। आफ्टर कोलिजन यानी कि जब ये दोनों इंटरैक्ट करते हैं तो आफ्टर इंटरैक्शन क्या होता है, पहला एक स्टेट आता है जब ये इंटरैक्ट कर रहे हैं, फिर आता है सेपरेशन का स्टेट। जब ये अलग अलग हो जाएंगे तो ये पाएगा कि दोनों अभी भी सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। अब ये v1 डैश से कर रहा है और अब ये इसके पास वेलोसिटी नहीं थी, इसके पास अब वेलोसिटी आ गई सम v2। ठीक है, इसको हमने v2 दे दिया। अब देखो अभी भी तो डिफ्लेक्शन है, तो क्या मतलब डायरेक्शन चेंज होना ही डिफ्लेक्शन कहलाता है? नहीं, आपके अगर वेलोसिटी का भी वैल्यू बदल जाता है, वेलोसिटी बदल जाती है, तब भी वो डिफ्लेक्शन कहलाएगा। तो एक कंडीशन हो गई डिफ्लेक्शन की कि आपकी डायरेक्शन बदल जाए, दूसरी कंडीशन क्या होगी, आपकी वेलोसिटी बदल जाए। दोनों केसेस में आप डिफ्लेक्शन में आ चुके हो। ठीक है, तो यही मैंने आपको लिखवाया, तो इसमें लिख लीजिए डिफ्लेक्शन मींस चेंज इन डायरेक्शन एंड चेंज इन या फिर और चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, हो गया। सर जी हाँ बोलो। आफ्टर कोलिजन इन दोनों का डायरेक्शन चेंज क्यों हो रहा है? अभी क्योंकि एक एंगल पे हो रहा है, अभी बताएंगे आगे, हम 3 तरीके पढ़ाएंगे। अब देखो एक होता है ना, अगर हेड टू हेड कोलिजन हो रहा है, ठीक है, एक ही लाइन में, देखिए एक्सिस ऑफ मोशन सेम है, लेकिन अगर एक कंचे नहीं खेलेगा जिंदगी में कभी, कंचे तो बहुत बेहतरीन चीज है, हमने तो खेले भाई कंचे, ऐसे मारने मिलते हैं ना, फिर एक छेद होता है उसी में जाना होता है ना, एंगल लगा के मारना होता है। जब दो कंचे लड़ते हैं तो दोनों अलग डायरेक्शन चले जाते हैं, बहुत तेज मार दोगे तो हो चुका, तो बहुत सेटिंग करनी पड़ती है, सब सिस्टम सेट करना पड़ता है, तब जाके आप कभी जीतोगे। एक कोई नहीं, कंचे नहीं खेल रहे हो, हम बता देते हैं, कोई बात नहीं। अब अगर एक एंगल पर इसको हिट करेगा, मान लो इधर से आ रहा है, ऐसा हिट करेगा, इसके दो कंपोनेंट बन रहे हैं, इसी के इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बन रहे हैं, एक x के लॉन्ग और एक, ठीक है भाई साहब। तो अगर ये ध्यान रखना इधर की तरफ जा रहा है, तो अब इसके ऊपर डायरेक्शन से आ रहा है, उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो इसका भी डायरेक्शन एंगल चेंज होगा कि नहीं होगा। ये एक एंगल पे इसको हिट कर रहा है, देखो इधर से आ रहा है कहीं और इधर को जा रहा है, ठीक है। तो जब भी एक एंगल पर हिट होता है तो हमेशा इस तरीके के डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ठीक, कोई बात नहीं, अभी तो आगे पढ़ते, तुम इम्पेशेंट हो गए, कोई नहीं, जानकारी होगी तुम्हें, अच्छी बात है। आगे बढ़ जाए, चलो लिखिए यहाँ पर फर्स्ट हेड ऑन एंड ऑब्लिक कोलिजन। पहला लिखिए हेड ऑन एंड ऑब्लिक कोलिजन, मुझे डिफ्लेक्शन लिखवाने जा रहे थे, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ जाते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो याद रखना, हम दोनों को अगर एक सिस्टम मान लेंगे, दोनों ब्लॉक को, दोनों बॉडी को, दो इंटरनल फोर्स के कारण हम क्या मानेंगे कि मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड। मोमेंटम क्या है, ठीक है। तो पहला हेडिंग है हेड ऑन, जो कि डायरेक्ट, और दूसरा क्या है, एंड ऑब्लिक कोलिजन इंपैक्ट। ठीक है, लिखिए, पहला लिखिए, इफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ कोलाइडिंग बॉडी आर डायरेक्टेड अलोंग द लाइन, जैसा कि मैंने इसको पहले अभी समझाया था पीछे बच्चे को, क्या है देखो, देख रहे हो, कोलिजन जब हो रहा है एक ही लाइन पर है दोनों का, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट इंपैक्ट। ऑब्लिक में क्या होगा, जब इन दोनों का एक कंपोनेंट एक लाइन पर आ जाएगा, मैंने क्या बोला, कंपोनेंट लाइन में जाएगा, पूरा आपका रिजल्टेंट नहीं आ रहा है। देखो एक एंगल पर है और ये भी एक एंगल पर है, इसका एक रेजोल्यूशन करोगे तो आपको एक कंपोनेंट इधर मिलेगा जो कि पैरेलल टू दिस है, ठीक, और एक आपको क्या मिलेगा इस तरीके से। अब इसका भी करोगे तो एक आपको यहाँ मिलेगा और एक इस तरफ मिलेगा ना। देखो ये दोनों आ गए ना एक लाइन में, लेकिन ये दोनों लाइन में नहीं है, तो इनके वजह से, ठीक है, कोलिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये लिख लीजिए, अभी लिखिए, फिर क्वेश्चंस करेंगे, केसेस पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ना है। लिखिए, ये वेलोसिटी वेक्टर
if velocity vector of colliding body are directed along the line of impact, are directed along the line of impact, ठीक है, the impact is called direct, the impact is called क्या होगा, डायरेक्ट या फिर हेड ऑन, या फिर ठीक है हेड ऑन, ठीक है। नेक्स्ट इफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बोथ, नेक्स्ट है ये हो गया ना पहला, हेड ऑन या फिर कोलिजन, फुल स्टॉप। नेक्स्ट इफ वेलोसिटी वेक्टर of both or any one of the body, of both or any one of the body is not along the line of impact, is not along the line of impact, then it is known as oblique impact। ये oblique collision impact की बात है, ठीक है। इससे पहला लिखना आप head on impact। हमें हेड ऑन ही पढ़ना है, लिखिए हेड ऑन इम्पैक्ट। इसमें आपको स्टेट वाइज समझाएंगे हम, पहली स्टेट क्या होती है, दूसरी स्टेट क्या होती है, 3 स्टेट होती है। पहला केस क्या होता है आपका, जब आपका इम्पैक्ट स्टार्ट होता है, फिर बॉडी का डिफॉर्मेशन होता है, फिर वापस से लास्ट स्टेज में रीस्टोरेशन होता है और दोनों बॉडी एक दूसरे से अलग हो जाती है। अच्छा चलो, अच्छा कोई सिंपल एग्जाम्पल बताते हैं। अरे स्टम्पर की बॉल से तो खेले ही होगे, कैनवस की बॉल से खेले होगे, या किसी को देखे होगे खेलते हुए, है ना। जब उसको दीवार पे मारते हैं तो वो पहले दब जाती है ना। अब ये कौन सा स्टेट है, जब ये इंटरेक्शन हो रहा है, कोलिजन का ही सबसे अच्छा एग्जांपल है। सामने से आपका हो रहा है, एक बॉडी रेस्ट पे है, तो ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट पर ही दोनों बॉडी हैं, तो इसका दीवार का कोई भी लाइन ऑफ इम्पैक्ट मान सकते हो, क्योंकि भैया वो तो रेस्ट पे ही है। जैसे तुमने थ्रो किया, जिस डायरेक्शन की ओर करोगे उस डायरेक्शन में वापस आ जाएगा, नोटिस किया है, जैसे रिबाउंड होके वापस आ जाती है। तो पहले अगर उसके बगल में स्लो मोशन कैमरा लगा दोगे, तुम्हें दिखेगा पहले बॉल जब हिट करती है, यानी इंटरेक्शन पहला से शुरू हो गया, उसके बाद क्या होगा, डिफॉर्मेशन, दबती है बॉल, फिर वापस से लास्ट स्टेज में क्या होगा, रीस्टोर होती है, पुराने शेप में आती है, उसके बाद उससे दीवार से अलग होके डायरेक्शन ऑफ मोशन जस्ट अपोजिट हो जाता है। सबसे अच्छा एग्जांपल हेड ऑन कोलिजन का आपके पास ये, ठीक है। तो अभी वही पढ़ेंगे हम लोग। तो अगला जो है देखिए यहाँ पर, तो ये पहला क्या है, जब आपका इम्पैक्ट बिगिन करता है, अभी कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हुआ, जब वो टच करेगा, ठीक, उसके बाद शेप दोनों तरफ से डिफॉर्म होगा। अब वॉल के केस में नहीं होता है, क्योंकि वॉल ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग होती है, तो कौन डिफॉर्म होता है, बॉल होती है। ये जरूरी नहीं है कि दोनों डिफॉर्म हो, कोई एक भी डिफॉर्म हो सकता है। अब डिफॉर्मेशन वाला स्टेज जब खत्म होता है, तो देखो इसको कहते हैं डिफॉर्मेशन पीरियड, शुरू यहाँ से होगा और खत्म यहाँ पे होगा। इसके बाद क्या होगा, रीइंस्टीट्यूशन, यानी कि वापस से रीस्टोर करेगा अपनी पुरानी शेप को, और जब रीस्टोर हो जाएगा तो वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और डायरेक्शन आपका बदल जाएगा। इस केस में माना गया है कि टकराने के बाद दोनों सेम डायरेक्शन में मोशन करने लगे, तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या माना हुआ है कि भाई ये वॉल है, तो इसका मतलब ये रेस्ट पे रहेगी, ये कोलाइड करके रिबाउंड कर जाएगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ सीखना क्या है, स्टेट ऑफ कोलिजन क्या होता है। तो आपके पास ये 2 स्टेट हैं, पहला आपका डिफॉर्मेशन पीरियड और दूसरा रीइंस्टीट्यूशन पीरियड, ठीक है। पहले पीरियड में बॉडी अपना शेप चेंज करती है, उसके बाद पूरा इंपैक्ट हो जाता है, दोनों बॉडी साथ में अटैच हो जाती हैं। अब इनकी जो भी स्पीड होगी वो कॉमन स्पीड होगी, जिस भी डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं साथ में करेंगे। उसके बाद क्या होगा, जब ये अलग होंगे तो कब होंगे, जब रीइंस्टीट्यूशन पीरियड खत्म हो जाएगा तब ये अलग हो जाएंगे विद डिफरेंट वेलोसिटी और सेम वेलोसिटी, दोनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन अब यहाँ पर देखो, एक बॉल छोटी एक बॉल बड़ी, तो जो ये पॉसिबिलिटी वो भी खत्म हो जाती है, दोनों की वेलोसिटी अलग अलग होगी, क्योंकि मास सेम नहीं है इसलिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये पढ़ना है। तो लिखिए इसके अंदर, लेट अगर वो दोनों ऑब्जेक्ट
कुछ नहीं होगा। तो बीच वाला जो है वो बताएगा। वो तो सर वो डिफॉर्म हो गया ना। हाँ, कहने का मतलब ये होता है कि अगर उसके अंदर प्रॉपर्टी है कि इसका सेफ चीज, मतलब ऑब्वियसली ये क्यों होता है, बहुत लार्ज इंपैक्ट हो रहा है तो वो थोड़ा कंप्रेस हो गया। अगर इतना, अगर बहुत ब्रिटल है ना, बहुत ज्यादा है कि भैया जैसे कंचे टकराते हैं तो उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, लेकिन ये पीरियड तो आएगा ना कि जब वो, तो इसी पीरियड शुरू होगा, जब तक वो अलग नहीं हो जाता तो कहने का डिफॉर्मेशन पीरियड है। समझ में आया? ये पीरियड का मतलब क्या है, जब तक वो साथ में है और कॉमन चल रहे हैं फिर अलग नहीं हो जाते। तो कंचे के केस में बहुत जल्दी हो जाता है, बॉल के केस में आपको ऑब्जर्व दिख रहा है कि वो जा रहा है, फिर उसका टाइम लग रहा है ना। तो जहां डिफॉर्मेशन होगा वहां टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, जहां नहीं होगा वहां तुरंत आपका बहुत इंस्टेंट पर होगा, तो आपको कोई प्रकार का डिफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो ये सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए लिखिए, स्टार्ट करिए। इसके अंदर लेट टू बॉल्स A and B of mass, let two balls A and B of mass MA and MB, हमने क्या ले लिया, दो बॉल है और दोनों का मास क्या है, MA और MB, ठीक है। मूविंग विथ वेलोसिटी UA and UB, मूविंग विथ वेलोसिटी A and B, इनिशियल वेलोसिटी है दोनों की, ठीक है बेटा। इन द सेम डायरेक्शन एज शोन इन फिगर, इन द सेम डायरेक्शन, फुल स्टॉप। वेलोसिटी ऑफ बॉल A इज ग्रेटर देन बॉल बी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, एक सिंपल सी बात है यार, पीछे से कार आ रही है, आगे वाले कार में कोलाइड होने के लिए, तो कब पॉसिबल है, जब आगे वाली कार की स्पीड कम होगी और पीछे वाली की ज्यादा होगी, नहीं तो कोलिजन ही नहीं होगा। तो ये जो लाइन लिखवा रहे हैं इसको मैं ऐसे शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूँ, UA इज ग्रेटर देन UB, नहीं तो पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन खत्म हो जाएगा। अगर UB ज्यादा है तो कभी इसको टच कर पाएगा नहीं ना भाई, वो आगे निकल जाएगा, कभी कांटेक्ट ही नहीं होगा। जब कांटेक्ट नहीं हुआ, इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो कोई इंपैक्ट या फिर कोलिजन नहीं हो। तो मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया UA इज ग्रेटर देन UB। आगे क्या होगा, ड्यूरिंग द इंपैक्ट लिखिए, ड्यूरिंग द इंपैक्ट both bodies push each other, सिंपल सी बात है, एक्शन रिएक्शन की बात हो रही है ना, push each other and they get deformed till maximum deformation these, जब तक कंप्रेस हो सकता है तो हो रहा है, जब तक डिफॉर्मेशन हो सकता है तो होगा। अच्छा ये भी नोटिस नहीं किया तो कॉमन सी बात है, कई बार देखा होगा आपने, जब एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो तब तक देखो एक्सीडेंट आप ऑब्जर्व कर सकते हो, तब तक कोलिजन चलता जाएगा, जब तक वो पूरी तरीके से टूट नहीं जाता, जितना टूट सकता है उतना ही टूटेगा। जैसे ही वो पूरा जो फोर्स ऑफ इम्पैक्ट है वो रिकवर हो गया, वैसे ही रुक जाती है गाड़ी वही बात है। ऐसा नहीं होता है कि टूट दे चीर के निकल गया, ऐसा कुछ नहीं होता, चाहे कितना भी जैसे मानते हैं मारुति से कबाड़ा गाड़ी कोई नहीं बनाता है, लेकिन उसमें भी जो होता है एक लेवल ऑफ इम्पैक्ट है। मतलब अभी एक वैगनआर के साथ हुआ, पीछे एक ट्रक खड़ी थी, आगे एक बस, मैंने पहले ही बताया था, और उसने बैक गियर लगा दिया बस वाले ने, बीच में बेचारा वैगनआर वाला खड़ा था, वो एकदम ऐसे इतना सा हो गया, लेकिन इससे आगे नहीं गया ना, मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इतनी बुरी क्वालिटी भी नहीं है, इतनी में जो है आदमी एकदम गायब हो गया था, ड्राइवर एकदम दिख नहीं रहा था, ठीक है। तो कहने का भी मतलब ये है कि जो डिफॉर्मेशन है उसकी भी एक मैक्सिमम वैल्यू है, नहीं तो उसके बाद क्या होगा पता है, ब्रेकिंग हो जाएगी। डिफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि तोड़ दो, डिफॉर्मेशन मतलब है कुछ दब सकती है, कंप्रेस हो सकती है, वापस उसको रिस्टोर होना है, नहीं तो ये डिफॉर्मेशन आपका डैमेज के फॉर्म में आ जाएगा। तो आपको डैमेज नहीं करना है चीजों को। हाँ, अगर ये कोलिजन हो रहा है तो अगर उसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं है, जो आगे पढ़ेंगे अभी हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में,
मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के अंदर, इसमें हम देखेंगे कि कोई भी बॉडी एक सर्टेन लिमिट तक ही इलास्टिक होता है, उसके बाद वो प्लास्टिक बॉडी की तरह एक्ट। ये प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक देखो हार्ड होता है, टूट जाता है, और एक प्लास्टिक आता है फ्लेक्सिबल होता है, टूटता ही नहीं है, मोड़ते रहो इधर उधर, है ना, लेकिन वो रिस्टोर नहीं होता। दोनों में क्या है, प्लास्टिक बोलने का मतलब क्या है, वापस से अपनी पोजीशन पे रिस्टोर। स्प्रिंग एक सर्टेन लिमिट तक इलास्टिक होता है। इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की, वापस से शेप और साइज को रीगेन करने की कैपेबिलिटी को कहा जाता है इलास्टिसिटी ऑफ द सब्सटेंस। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डिफॉर्मेशन का मतलब ये तोड़ दो। डिफॉर्मेशन मतलब है कि आपका जो भी हो रहा है वो रिस्टोर हो सके, नहीं तो ये रीस्टिट्यूशन पीरियड ही नहीं होगा, है ना। अगर ये लड़ने के बाद टूट गया तब तो ये मोशन ही नहीं करेगा ना भाई, तो ऐसी चीजें नहीं होनी है, ठीक है। तो यहाँ डिफॉर्मेशन मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, रीस्टिट्यूशन पीरियड स्टार्ट होगा, ठीक है। आगे लिखिए, देन एंड देन they try to regain their original shape, ठीक है, ड्यू टू इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द मटेरियल, ड्यू टू इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द मटेरियल। जितना ज्यादा इलास्टिक बिहेवियर होगा उतना ज्यादा रिस्टोरेशन की पॉसिबिलिटी है, नहीं तो नहीं है। अब ये डायग्राम बना लो, ठीक है। अब ये डायग्राम इसके बाद लिख सकते हो, इसका मैं बना लिया, बनाओ, आगे बढ़ जाए। नहीं सर, अरे बना दो ना, टाइम है तो लिख तो रही है, रुकना तो पड़ेगा ही। इसमें क्या है, 3 सर्कल इधर, 2 सर्कल इधर, 2 इधर, 2 इधर। डिजाइन थोड़ा ना, आर्ट की क्लास थोड़ा ना है, समझ में आना चाहिए। क्यों सकते हो, पूरा निकालेगी तब बनाएगी। निकला हुआ है ऑलरेडी, निकला हुआ है। सब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ग्लास में जलती क्यों? क्या बेटा, क्या ये कुछ बोल रहा है, अच्छा चीज बोल रहा है, क्या बोल रहा है, थर्मो सेटिंग टाइप ऑफ प्लास्टिक की बात कर रहा है। देखो इसमें अलग अलग टाइप के प्लास्टिक होते हैं, एक होता है देखो, अच्छा एक चीज देखो, कुछ चीजें ऐसी बनी होती है जो बहुत ही प्लास्टिक की तो होती है लेकिन इतना हार्ड होता है कि वो टूटता उड़ता नहीं है। हार्ड प्लास्टिक का बहुत इस्तेमाल होता है, जैसे टाटा बहुत करता है ना, टिकाऊ होता है, उसका बम्पर टिकाऊ होता है, तुम तोड़ नहीं सकते हो, है ना। अगर और इसका अगर चले जाओगे, इसका वैगनआर का 1 लात मारो अंदर घुस जाएगा, है ना, फिर दोबारा सीधा भी नहीं होगा। तो अभी कई एक्सीडेंट के वीडियो देखे हैं मैं, लेकिन एग्जाम्पल एकदम सही बोल रहा हूँ, मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ। बात ये है कि वो क्या है, मटेरियल कौन सा यूज करते हैं आप लोग, ठीक है। तो जो आपके हार्ड प्लास्टिक है वो ब्रिटल होते हैं, वो आप मेल्ट हो जाएगा, जलेगा नहीं, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर आप रीच ही नहीं कर पाओगे। है तो होता है ना, सर ने तो केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा, सर ने नहीं पढ़ाया, पूछ लेना उनसे अगर कहीं उनको पॉलीमर में आई थिंक पढ़ाते हैं ऐसा प्लास्टिक डिलीट हो गया। तो ठीक है, फिर डिलीट हो गया तो काहे टाइम वेस्ट करो, पढ़ो फिर। लेकिन बात समझे तुम क्या कह रहे हैं, जो तुम कह रहे हो जलता क्यों नहीं है, उसका रीजन क्या है, उसका इग्निशन टेम्परेचर इतना हाई है कि आप उसको जलाएंगे मेल्ट हो जाएगा, बहुत होगा तो मेल्ट हो जाएगा। कुछ प्लास्टिक होते हैं उसमें देखो लोग ठंडी में ट्राई करते हैं, ये भी जला देते हैं चलो, लेकिन जलता ही नहीं है, धुआं करता रहता है लेकिन जलता नहीं है। उसका रीजन बहुत सिंपल है, उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई होता है जो आप रीच नहीं कर सकते, ठीक है। चलें, अच्छा अब रुक जाए तो परमानेंट रुक जाए, तो जाने दो, गलती हो गई तुमसे नहीं। लिखो द टाइम इंटरवल, लिखिए फटाफट लिखिए, ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस is called deformation period. ठीक है। सिमिलरली द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग द रीइंस्टीट्यूशन या फिर रीस्टोरेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रीइंस्टीट्यूशन पीरियड, ठीक है।
हो गया कि नहीं? Yes. अब देखो थोड़ा समझ लो, ठीक है। एक चीज समझो कि अगर ये यूबी से मूव कर रहा था, यूबी की वैल्यू कम है, तो देखो हो क्या रहा है, जब ये कोलाइड कर रहा है तो ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, जिसको कोलिजन में ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, जिससे कि इसकी जो ए की स्पीड होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर दो ही पॉसिबिलिटी है तो साथ में मोशन करेगा, या तो क्या हो जाएगा, अगर इसका मास बहुत ज्यादा है तो इस इनर्शिया बहुत ज्यादा होगा, तो उसी केस बस वही एक केस है जिसमें ये रिबाउंड कर जाएगा अपने, नहीं तो होगा क्या, और क्या हो सकता है, ये रेस्ट पे आ जाओ, ये मोशन करने लगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये तो 3 पॉसिबिलिटी है ना, और कोई पॉसिबिलिटी चौथी नहीं है। तो क्या होगा, जब ये पहली बात तो इम्पैक्ट होगा, तो डिफॉर्मेशन पीरियड के बाद क्या होगा, जब रीइंस्टीट्यूशन पीरियड खत्म होगा, या तो ये साथ साथ में मोशन कर सकते हैं, चिपके हुए अलग ही नहीं होना चाहते हैं, है ना। ये केस कब होगा, जब दोनों की स्पीड सेम हो जाए, तो अलग होने का मौका ही नहीं मिला, है ना, साथ में ही मोशन करने लगे, तो जितना डिक्रीज हुआ उतना इंक्रीज हो गया। अब ये बात ऐसी हो गई कि इसका जो डिक्रीज है इंक्रीज का दोनों बराबर हो गया, तो उस केस में दोनों साथ साथ में मोशन करते हुए हमें दिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक केस इसका वैल्यू इतना डिक्रीज हो गया, इसका इंक्रीज कर गया, इसकी स्पीड तेज हो गई, ज्यादा हो गई, मतलब नई वाली जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है किससे, बी की ज्यादा है ए से, तो क्या होगा, अलग हो जाएंगे, ये आगे आगे जाएगा और ये पीछे पीछे धीमे धीमे चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और एक केस क्या हो जाएगा, इसका बहुत ज्यादा मास है भाई, इस पे आए भिड़ के वापस चले गए, है ना, ये दीवार हो गई, वो केस कौन सा, बॉल वाला केस हो जाएगा। एक केस क्या हो गया, भाई दौड़ते हुए आए, एक यहाँ पर इसको मारे, ये भागने लगे, यही रह गए, है ना, ये भाई साहब यही रह गए, ठीक, क्योंकि जब इसने मारा तो ये झेल नहीं पाए, ये वही रह गए, पस्त हो गए, ठीक, तो ये आगे चला गया। लेकिन तो ऐसा केस हो सकता है कि अब यहाँ पर जब कोलिजन हो तो ऑब्वियसली ये, अगर हम फोर्स के टर्म में बात करें तो ये फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इस पे लग रहा है। अब इसका जो फोर्स था इसके लिए सफिशिएंट था टू मेक द बॉडी रेस्ट, आपने क्या कर दिया, इतना फोर्स लगा दिया कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा वेलोसिटी का 0, तो ये रुक जाएगा और दूसरा वाला ट्रांसफर हो जाएगी एनर्जी, तो वो चलने लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वाली बात भी अगर समझ में आ रही है तो उससे भी समझ लो यार, सिंपल सी बात है, अगर इसको मैंने 2 मीटर का फोर्स दिया, ये 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, मैंने 2 न्यूटन का अपोजिट लगा दिया, तो ये रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? अरे 2 न्यूटन से इधर जा रहा था, 2 न्यूटन से लगा देंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही स्पीड हो जाएगी, तो 0 होगा कि नहीं होगा? तो यस इट इज पॉसिबल। तो ये तीनों केसेस इसमें हो सकते हैं और कुछ भी नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो अब जरा कुछ करते हैं, केस की बात करते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर बना हुआ है, ठीक। तो अब यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ इंपल्स एंड मोमेंटम ड्यूरिंग द इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। इंपल्स मोमेंटम मींस पर डिस्क्राइब द मोशन ऑफ बॉल ए ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन पीरियड। कैसे बताओ? पहले केस में क्या होगा, अब यहाँ पे एडिशन इक्वेशन देखो सिंपल है, एम ए यू ए मतलब ये इसका मोमेंटम था, बॉल ए आपकी यू ए वेलोसिटी से या स्पीड से मोशन कर रहा था। अब क्या होगा, देखो इसके ऊपर जो फोर्स लगा ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन, देखो इसका एरो किधर दिखाया गया है, अपोजिट दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया है? ऑब्वियसली यार जब ये हिट करेगा किसको, बॉल बी को, तो बॉल बी इसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? तो ये डी क्या रिप्रेजेंट, डिफॉर्मेशन स्टेज, ठीक है, जो भी फोर्स लगता है, ठीक। ये इंपल्स का फॉर्मूला होता है लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यही तो होगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम ए यू, क्योंकि ये इसका रिजल्टेंट क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे कि इसकी नई स्पीड कितनी हो गई, ये ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ डिफॉर्मेशन। अब दोनों साथ में चल रहे हैं, दोनों चिपके हुए हैं, साथ में चल रहे हैं, तो दोनों कंबाइंड स्पीड कितनी मानी गई थी, यू मानी गई थी। तो इसका मतलब है इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसकी स्पीड डिक्रीज हो गई और इसकी नई स्पीड कितनी हो गई, ये तो चेंज इन मोमेंटम कितना है, एम ए यू, ठीक। अब आगे देखिए, एम ए यू ए माइनस, ऑब्वियसली माइनस क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। सर गलत है क्या? तो अगर जिसको अभी भी नहीं आया भैया, जिसको अभी भी नहीं आया उसके लिए बता रहे हैं, इसका फोर्स कितना लगा, मान लेते हैं डिफॉर्मेशन फोर्स है, ठीक है, डी, ठीक, इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम, यही तो होगा ना मालिक, यही तो होगा। तो क्या हो जाएगा, फाइनल क्या है इसका, एम ए यू, है ना, और इनिशियल, अब इस केस में क्या हो जाएगा, अभी हम साइन की बात नहीं करते हैं, अभी हम बात करते हैं सिर्फ इस प्रकार से, ठीक है ना। अब जब मैंने इसको रीअरेंज किया, तो रीअरेंज करूंगा तो यही क्वेश्चन बनेगा, लेकिन अभी मैंने साइन की बात नहीं करी। जब मैंने फोर्स का डायरेक्शन देखा तो फोर्स क्या था, अपोजिट, यानी कि ये क्या हो जाएगा, अगर वेक्टर से इसको वापस मैग्नीट्यूड लाएंगे तो नेगेटिव साइन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना भैया। तो ये देखो यहाँ जिसको करोगे तो इक्वेशन ऐसा तुम्हें दिख रहा होगा, तुम्हें लग रहा होगा ये वाला इक्वेशन, यही तो है ना, एम ए यू ए प्लस तुम कहना चाहते हो कि डी डी टी लिख दीजिए, यही इक्वेशन तो वहां मैंने लिखा हुआ है, इज इक्वल टू आप कहना चाहते हैं सर लिख दीजिए एम ए यू, लेकिन मैंने कहा बालक इसकी डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट, तो इसका मतलब एक को तो नेगेटिव होना पड़ेगा,
इसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर क्या आ गया, साइन क्या आ गया, नेगेटिव। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया? रिवीजन करना है या समझ के आगे बढ़ जाएं? चलिए नेक्स्ट स्टेज देखिए, नेक्स्ट केस की बात हो रही है। इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल डिस्क्राइब द मोशन ऑफ बॉल बी। फिर से इंपल्स मोमेंटम मेथड से हम देखना चाहते हैं कि बॉल बी कैसे मूव कर रही है या उसके अंदर इंक्रीज कैसे आएगी। देखो ध्यान से, अब ए के कारण बी पर बल लगेगा, वो हमेशा बी की दिशा में होगा। मोशन ऑफ द बॉल बी के डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा? भाई हम इधर से जाते सामने वाले को आगे ढकेलेंगे ना, पीछे ढकेलेंगे नहीं। लेकिन मुझे क्या लगेगा, सामने वाला मुझे पीछे ढकेलेगा। तो मेरे वाले केस में तो ये समझ में आ गया। अब हम दूसरे केस की बात करते हैं, तो उसकी कितनी स्पीड थी, यूबी थी, उसका मास कितना था, एमबी था, तो ये मोमेंटम हो गया। फिर इज इक्वल टू, एक्चुअल में ऐसे मत लिखो, तुम बच्चों की तरह पढ़ो ऐसे, तो बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, सारे बच्चे ऐसे ही पढ़ेंगे। तो डी डी टी, एक्शन रिएक्शन बराबर बल लगेगा, ठीक है। तो भैया इंपल्स मोमेंटम क्यों कहता है, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो मैंने इंपल्स मोमेंटम लगा दिया बॉल बी के ऊपर, तो उसके ऊपर इंपल्स जो फोर्स लगा इनटू जितना टाइम इंटरवल था, और एरो क्या रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो अब ये पॉजिटिव की साइड में ही, कोई टेंशन नहीं है। फाइनल क्या हो जाएगा, अब मैंने कहा फाइनल जो मेरी स्पीड है ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन वो सेम रहेगी, क्योंकि हम दोनों साथ में चल रहे हैं। कौन, एम ए और एम बी यू के साथ चल रहे हैं। माइनस क्या हो जाएगा, एम बी यू बी। ये मेरी पहले की बात है, चेंज की बात हो गई। अब मैं इसको इधर से बेटा इधर करूंगा तो क्या बन जाएगा, क्या ये इक्वेशन बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? इक्वेशन नंबर 2, एम बी यू बी प्लस डी डी टी इज इक्वल टू एम बी यू। क्लियर है? इक्वेशन नंबर 1 हो गया और इक्वेशन नंबर 2। अब बात होगी रीइंस्टीट्यूशन पीरियड की। डिफॉर्मेशन हो गया, अब बात करते हैं रीइंस्टीट्यूशन की। ठीक है, इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल डिस्क्राइब द मोशन ऑफ बॉल ए ड्यूरिंग द रीइंस्टीट्यूशन पीरियड। मतलब वापस से अब रीगेन कर रहा है। रीगेन करेगा तो जो फोर्स है वापस से क्या करेगा, अलग करने के लिए लगाना है। दो लोग ऐसे जुड़े हुए हैं, अलग करना है तो अपोजिट लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये क्या करेगा, इसको पीछे की तरफ फिर से कहेगा हटो भैया, ए को कहेगा, बी क्या कहेगा, चलो निकलो यहाँ से फटाफट, और इधर ये भी कहेगा चलो बेटा हो गया, बहुत हो गया, बहुत चिपक लिया है ना, अब आगे निकलो, है ना। ट्रेन में ऐसा होता है, ट्रेन में गए हो ना, हाँ उसमें धक्का लगता है, भैया हमको भी जाना है ना। 2 मिनट तक शांति से खड़े रहेंगे, भैया हटो। हाँ समोसे वाले भी आ गए। समोसे वाले तो एकदम अलग ही, वो तो अलग ताव में है। हटो कि चढ़ के जाए हटो या तो हम चढ़ के चले जाएंगे। तो यहाँ देखो ध्यान से, तो अगेन अब इसको अलग होना है तो फोर्स क्या लगेगा, इंपल्स का पीछे, रिस्टोरिंग फोर्स पीछे की तरफ लगेगा बेटा, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन अगेन सेम इक्वेशन फिर से वैसा ही दिखेगा, लेकिन अब आर आ जाएगा, आर मतलब जो रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। समझ में आ गया? ये शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगेगा, इसलिए यहाँ इंपल्स के फॉर्म में लिख दिया। क्या इसको दोबारा से बताना है कि लिख लोगे, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन, देखो वाला, कोई बात नहीं। तो इंपल्स क्या है भाई, आर डी टी, ठीक है। अभी डायरेक्शन की बात नहीं करते, इसको वेक्टर में लिख देते हैं, ठीक है, डायरेक्शन बाद में। इज इक्वल टू इंपल्स मोमेंटम की तरह से इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो भैया एक चीज बताओ कि बाद वाली नई स्पीड कितनी है? मैंने कहा भैया नई वाली मेरी एम ए वी, ठीक। पहले की जब डिफॉर्मेशन साथ में थे तब स्पीड कितनी थी, यू थी ना भैया, यू। तो क्या हो जाएगा, माइनस एम ए यू। इसको उठा के इधर भेजा बेटा, ये आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ तक पहुंचे, ठीक। लेकिन जब इधर आएगा तो देखो ये माइनस इधर आएगा, प्लस, यहाँ साइन लगाओगे प्लस का, जैसा कि तुमने यहाँ पर देखा होगा। लेकिन जैसे ही हम ये देखेंगे एरो किधर है भैया, हमारा मोशन इधर, ये भाई साहब बल इधर लगा रहे हैं, तो निगेटिव हो गया ना मेरे लिए। तो इसका मतलब मुझे क्या लगाना पड़ेगा, जैसे वेक्टर हटाऊंगा वैसे यहाँ पर साइन आ जाएगा, दैट इज क्या आ जाएगा, एम ए यू प्लस के बाद ऐसे लगेगा ब्रैकेट के अंदर माइनस आर डी टी इज इक्वल टू एम ए वी। ब्रैकेट खोलेंगे तो ये ऊपर वाला इक्वेशन मिल जाएगा। इसको मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 3, कोई दिक्कत नहीं। अब वापस से किसकी बात करेंगे, बॉल बी की। बॉल बी को भी हम आगे की तरफ करें, निकलो भैया, है ना। लेकिन यहाँ पर ये डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ में है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये प्लस रहेगा। तो पूरा इक्वेशन दोबारा से बनाओगे तो इस बार क्या आ जाएगा, एम बी यू प्लस इंटीग्रेशन आर डी टी इज इक्वल टू एम बी वी बी। वी इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल बी। यहाँ तक कोई दिक्कत? छापो फटाफट, जल्दी 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 लिखो, इसको खत्म कर, ठीक है। देखो यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया। अब लगाएंगे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या करेंगे,
आपको अच्छे से पता है चारों इक्वेशन का यूज करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, फिर से पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व्ड होगा। तो फटाफट इक्वेशन 1 2 3 4 का इस्तेमाल करिए। आप इक्वेशन 1 और 2 से क्या बना सकते हैं, ऐड कर डालो 1 और 2, ठीक है। 1 प्लस 2 क्या बन जाएगा, देखो जरा 1 2 क्या था भाई, वापस से देखो MAUA माइनस, अब ये प्लस करोगे तो MAUA प्लस MBUB बन जाएगा, उधर क्या जाएगा MA प्लस MB और बाहर क्या चल जाएगा U, और ये कट जाएगा, नहीं 50 सर, देखो भैया MAUA माइनस B dt इज इक्वल टू क्या था बच्चे, MAU, ठीक, ये हो जाएगा MBUB प्लस D dt इज इक्वल टू MBU। ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया, दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ पर तो ठीक है। अब तुम लोग कहोगे ये क्या कर दिया भैया, दोनों का जब प्लस माइनस करोगे तो माइनस होगा, इससे सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है, तो इसको कट जाएगा। यहाँ प्लस लिखा मतलब प्लस 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 होता है, प्लस 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 होता है, मतलब मुझे पता है आप लोग को सब आता है, लेकिन फिर भी बता दें, MA प्लस MB, ध्यान से देखो ये क्या है, P1 प्लस P2 सिस्टम का इनिशियल, और ये क्या है सिस्टम का फाइनल, ठीक है। ये कैसे किया मैंने, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इस्तेमाल किया और दोनों बॉल को एक ही सिस्टम के अंदर मान लिया, तो P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 4 हो चुका है ना, 5, ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा 3 प्लस 4, मैं फिर से करूंगा 3 प्लस 4, लेकिन इस बार मैं करके दिखाऊंगा नहीं, मैं एक्चुअली लिखूंगा MA प्लस MB, यू आप कर सकते हैं ना, इतना तो आप कर ही सकते हैं, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा MA BA प्लस MB BB। ये क्या है, फाइनल मोमेंटम। ये डिफॉर्मेशन केस में ध्यान से देखो, इन दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों को इक्वल कर सकते हैं, नोटिस करो, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 मैं कह सकता हूँ MAUA प्लस MBUB इज इक्वल टू MAVA प्लस MBVB। ध्यान से देखोगे तो देखो, ध्यान से सिखा देते हैं, P1 यानी कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल A, व्हाट इज दिस, P1 का या PF कह लो, P1F कह लो, P1F का मतलब कि फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल A। ये अगर ये P2 है तो ये क्या है आपका P2F, ठीक, जब अलग हो रहा है तो वेलोसिटी VB है। इससे क्या सीखा कि सिस्टम का जो P इनिशियल है वो बराबर है सिस्टम के P फाइनल से, इसका मतलब मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड है। ये प्रूव भी हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। बस हो गया आपका। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोफिशिएंट ऑफ रीइंस्टीट्यूशन। ये पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो अगली क्लास में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मंडे हो गया, कंटिन्यू करिए सर, आपके फेवर में। हाँ अरे अरे लिखो भैया, अरे मेरे फेवर नहीं मालूम कि तुम्हारे फेवर में हो रहा है, ठीक है। लिखिए द फोर्स D, अब D मतलब जानते हो ना, डिफॉर्मेशन वाला, R मतलब रीइंस्टीट्यूशन वाला फोर्स, ठीक है, जिससे रीस्टोर होता है, D से जिससे डिफॉर्म होता है, ठीक है। द फोर्स D applied by the bodies A and B, applied by the bodies A and B on each other during the period of deformation differs from the force R, differs from the force, तो दोनों सेम नहीं है, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, applied by the bodies on each other।
फिर से समझ लो, डी मतलब डिफॉर्मेशन, जब आपका पीरियड चलता है दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर डी फोर्स लगाती हैं, उसकी वैल्यू बराबर हो नहीं सकती है किससे, जो आपका रिस्टोरेशन फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में। जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। तो देन व्हाट इज ई, ई होता है, लिखिए द रेशियो ऑफ मतलब हमेशा नहीं होगा, कभी तो हो सकता है क्योंकि एक वैल्यू ही है, कभी पॉसिबल हो भी सकता है, ठीक है। तो सारी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन जनरली हमेशा डिफर करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं है, बिकॉज रिस्टोरेशन बॉडी की खुद की प्रॉपर्टी है कि वो कितना रिगेन कर सकता है, ठीक है। और ये डिफॉर्मेशन ये इम्पैक्ट की वजह से हो रहा है, तो आपने पहले से वो बॉडी मोशन में था, उस मोशन के इम्पैक्ट से डिफॉर्मेशन क्रिएट हुआ, तो इसका वैल्यू आर के बराबर कभी नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लिखिए द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स of restitution to the impulse of deformation is called the coefficient of डिनोट करते हैं स्मॉल ई से, इसकी वैल्यू होती है इंटीग्रल आर डी टी अपॉन इंटीग्रल ई, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ अगर वेलोसिटी लिखना है तो कैसे लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी, वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, अपॉन ऐसे लिखो ज़्यादा बेटर है, ऐसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मॉड लगेगा वी बी माइनस बी, क्योंकि बी पर लग रहा है इसलिए ऐसे करते हैं, ठीक है। नीचे क्या है, यू ए माइनस, ठीक है, इसका माइनस, इनका रेशियो भी रजिस्ट्रेशन के बराबर होता है। अच्छा ये क्यों किया समझा देता हूँ बेटा, यू ए ज़्यादा होता है यू बी से स्टार्टिंग में, बाद में ये जनरली होता भी यही है कि वी बी की वैल्यू ज़्यादा होगी वैसे, तो पहले से ही इसको प्रिकॉशन लिया, उसके बाद भी मॉड लगाया कि किसी केस में ऐसा ना हो तो आपका, लेकिन यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा हो जाएगा कि आपका यू बी ज़्यादा हो जाए, कभी कोलिजन होगा ही नहीं, ठीक। हाँ इम्पैक्ट के बाद इसमें हो सकता है, तो न्यूमरेटर में चांसेस भी है नेगेटिव के, लेकिन नीचे तो होने वाला नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। थैंक यू।